Good morning everyone. We are learning about the Hindi grammar lesson भाषा, वर्ण, लिपि और व्याकरण। सबसे पहले हम देखेंगे भाषा किसे कहते हैं। भाषा जिस माध्यम के द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर एक दूसरे के पास में पहुंचाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। मन के भाव क्या है? हमारे मन में एक दूसरे के प्रति जो विचार आते हैं, जो भाव आते हैं, उनको या तो हम बोलकर समझ सकते हैं या किसी के द्वारा कहने पर सुन करके समझ सकते हैं, या बुक्स वगैरह में, नोटबुक्स वगैरह में लिख करके हम उनको लिख करके, लेटर लिख करके, ईमेल लिख करके समझ सकते हैं, या उनको पढ़ करके हम एक दूसरे के पास में अपने मन के भावों को पहुंचाते हैं। मुख्य रूप से देखें तो भाषा को दो भागों में बांटा गया है, एक लिखित भाषा और दूसरा है मौखिक भाषा। दोनों की हम डेफिनेशन देखेंगे क्या होती है। सबसे पहले हम देखेंगे लिखित भाषा की डेफिनेशन। जिस माध्यम के द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को पढ़कर, लिखकर एक दूसरे के पास पहुंचाते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जब हम कोई भी लेटर लिखते हैं, कोई भी मेल लिखते हैं, या हम कोई भी बुक्स में जो चीजें पढ़ते हैं, किसी लेटर में पढ़ते हैं, किसी मेल में पढ़ते हैं, तो हम क्या एक दूसरे के जो मन के भाव हैं उनको हम उनकी फीलिंग्स को समझते हैं, और जिस लैंग्वेज में वो लिखे जाते हैं वो लिखित भाषा में होते हैं। मौखिक भाषा जिस माध्यम के द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर, सुनकर एक दूसरे के पास में पहुंचाते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, एक दूसरे के फ्रेंड के साथ में, मम्मी पापा के साथ में, अपने परिवार के साथ में, तो वो जो भाषा को, एक दूसरे के मन के भावों को एक दूसरे के पास में पहुंचाने का जो तरीका है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अब हम देखेंगे वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण के भेद कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण, इससे पहले हमने भाषा पढ़ा था, और भाषा में हमने ये पढ़ा था कि वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को एक दूसरे के पास पहुंचाते हैं, चाहे वो लिखकर हो, पढ़कर हो, सुनकर हो या बोलकर हो, उसे हम भाषा कहेंगे। अब वर्ण की डेफिनेशन ये कहती है कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, वह वर्ण कहलाता है। वह क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। जैसे मैं आपको बता दूं भाषा क्या है। भाषा कुछ शब्दों का मेल है, कुछ वर्णों का मेल है। कमल, कमल हिंदी में लिखा हुआ है और इसकी जो लिपि है वो देवनागरी है। और वर्ण जब हम इसको वर्ण में कन्वर्ट करेंगे तो क, अ, म, अ, ल, अ, ये सारे के सारे क्या है? वर्ण है। और ये आपने देखा है कि नीचे की साइड में जो हल्का सा लाइन आपको दिखाई दे रही है, हल्की सी लाइन जो दिखाई दे रही है, वो इनको बोलते हैं हलंत। और ये क्या है? हलंत वर्ण। हलंत वर्ण का अर्थ होता है कि ये जितने भी वर्ण हैं वो आधे हैं। अब वर्ण की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो वर्ण की डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई थी, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, वो वर्ण कहलाते हैं। और वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण को दो भागों में मुख्य रूप से बांटा जा सकता है। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। अब स्वर की हम डेफिनेशन देखेंगे। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे वर्ण जिनका हम उच्चारण करें और उनके उच्चारण करने में हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं हो, तो वो स्वर कहलाएंगे। जैसा मैं कुछ एग्जाम्पल आपको यहां पे दे रहा हूं स्वरों के, कि स्वर कौन कौन से होते हैं। अ, आ,
छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये जो वर्ण आपको सामने दिखाई दे रहे हैं ये 11 वर्ण हैं और ये 11 के 11 स्वर होते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ हिंदी भाषा में 11 वर्ण जो है ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, ये सारे के सारे स्वर कहलाते हैं। अब दूसरा जो वर्ण का जो भेद था व्यंजन, उसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। व्यंजन ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब आप क बोल लीजिए, क बोल लीजिए, क आप बोलेंगे तो अ का उच्चारण होगा। की बोलिए, की में ई का उच्चारण होगा। य बोलिए, अ का उच्चारण हो रहा है। पा, आ का उच्चारण हो रहा है। फू, ऊ का उच्चारण हो रहा है। तो इन शब्दों के उच्चारण में हमें स्वरों की आवश्यकता होती है, स्वरों की हेल्प लेनी पड़ती है, इसलिए उन्हें व्यंजन कहेंगे। ऐसे वर्णों को क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। अब वर्ण हमने अभी तक पढ़ा है, अब देखते हैं हम वर्णमाला किसे कहेंगे। हमने अभी तक वर्ण पढ़े, वर्ण के भेद पढ़े, अब वर्णमाला देखते हैं। वर्णों का क्रमबद्ध समूह, सीक्वेंस, वर्णमाला कहलाता है। जैसे कै वर्ग, कै में वर्ग मीन्स क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग च, छ, ज, ण। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। मतलब चाहे कै वाली कै वर्ग हो या च वर्ग हो, सीक्वेंस में होने चाहिए, सीरियल से होने चाहिए, क्रम से होने चाहिए, तभी इनको वर्णमाला कहा जाएगा। तभी इनको क्या कहा जाएगा? वर्णमाला कहा जाएगा। अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह वर्ण कौन कौन से होते हैं? अंग और अह, दो ऐसे वर्ण हैं जिनको अयोगवाह वर्ण कहते हैं, और इन दोनों ही वर्णों को ना तो स्वर में शामिल किया गया है और न ही व्यंजन में शामिल किया गया है। इन दोनों को स्वर और व्यंजन से परे रखा गया है। परे मीन्स दूर रखा गया है। अब देखते हैं हम संयुक्त व्यंजन। ऐसे व्यंजन जो दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने बता रहा हूं। श जो शब्द है क्षत्रिय वाला, वो क और श से मिलकर के बना है। त्र जो शब्द है त्रिशूल वाला, वो त और र से मिलकर के बना है। ज्ञ ज्ञानी वाला, ज और अ से मिलकर के बना है। श्री राम वाला, स शलगम वाला और र से मिलकर के बना है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। अनुनासिक, अनुनासिक वर्ण वो वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण नाक और गले से होता है। जिनका उच्चारण नाक और गले से होता है वो अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं कि जिन शब्दों में चंद्र बिंदु लगी होती है, जिन शब्दों में चंद्र बिंदु लगी होती है वो अनुनासिक शब्द कहलाएंगे। जैसे चांद, आंगन, ये क्या है? अनुनासिक शब्द है। अनुस्वार, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण नाक से होता है, जिनका उच्चारण नाक से होता है और ये किसी वर्ण के बाद में आते हैं, ये किसी वर्ण के बाद में आते हैं। और इनका पहचान चिन्ह बहुत इजी है कि किसी भी वर्ण के ऊपर जब बिंदी लगी होती है, डॉट लगी होती है, वो अनुस्वार शब्द कहलाएंगे। जैसे मंगल, मंगल में देखो मैं के ऊपर डॉट लगी हुई है, मैं के ऊपर डॉट लगी हुई है। अंग, अंग में ए के ऊपर डॉट लगी हुई है। जंग, गल, जंगल, जंगल में जय के ऊपर डॉट लगी हुई है। तिरंगा में रंग, रह के ऊपर डॉट लगी हुई है। तो ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो अनुस्वार शब्द कहलाएंगे। अब हम आते हैं लिपि और बोली। लिपि किसे कहते हैं? तो लिपि क्या है? लिपि किसे कहते हैं? किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन विशेष ध्वनियों की जरूरत होती है
किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन विशेष ध्वनि चिन्हों की जरूरत होती है उसे लिपि कहते हैं। जैसे कुछ लैंग्वेजेज मैं आपके सामने एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं और उन लैंग्वेजेज की कौन कौन सी लिपि है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। हिंदी, संस्कृत, कश्मीरी, मराठी और नेपाली, इन सब लैंग्वेज की जो लिपि है वो है देवनागरी। इनकी लिपि को देवनागरी कहते हैं। अंग्रेजी की जो लिपि है वो है रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी और उर्दू की फारसी, ये लिपि है। बोली, बोली की डेफिनेशन मैं आपको बताऊं, किसी भी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। बोली भाषा एक लॉन्ग क्षेत्र में लॉन्ग एरिया में बोली जाती है और बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। यहां पे मैं आपको अपने ही राजस्थान का एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अपने राजस्थान में ही बहुत तरह की बोलियां बोली जाती है। जैसा शेखावाटी, सीकर, झुंझुनू साइड में हम चल जाएंगे तो वहां पर शेखावाटी लैंग्वेज बोली जाती है। अगर हम जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली इधर साइड में आ जाते हैं तो मारवाड़ी बोली जाती है। उदयपुर साइड में चले जाएंगे, राजसमंद, उदयपुर, तो वहाँ पर मेवाड़ी बोली जाती है। इधर भरतपुर साइड में अगर हम चले जाएंगे तो खड़ी बोली जाती है। तो जो बोली होती है उसका सीमित क्षेत्र होता है। व्याकरण, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण से आप क्या समझते हैं? किसी भी भाषा को साहित्यिक दृष्टि से शुद्ध रूप से लिखने और बोलने का ज्ञान कराने वाला जो शास्त्र है वो व्याकरण कहलाता है। वो व्याकरण कहलाता है। किसी भी भाषा को साहित्यिक दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से शुद्ध रूप से लिखने का और बोलने का जो ज्ञान कराता है वो व्याकरण कहलाता है। जैसे राम जयपुर जाता है, ये व्याकरण की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो शुद्ध रूप है। और राम जयपुर जाते हैं, इसको हम देखते हैं तो ये व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यह है कि कर्ता के अनुसार क्रिया होनी चाहिए। तो कर्ता एक वचन है और क्रिया बहुवचन है, तो दोनों का कोई मेल नहीं कर रहा है, इसलिए यह अशुद्ध हो गया। ऊपर वाले वाक्य में राम एक वचन करता है तो जाता है वो भी एक वचन करता है, इसलिए ये व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। तो व्याकरण की दृष्टि से जब हम कोई भी शुद्ध लिखेंगे या बोलेंगे तो वो व्याकरण शास्त्र कहलाता है। थैंक यू। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।